पिछली वीडियोस में रिक्रूटमेंट के क्वालिफ़िकेशन, ऑफिस कैसा है, जो प्रोफाइल भी बताया, सैलरी स्ट्रक्चर भी बताया, और मैंने जो एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस किया। एक जो मैंने आपको सिलेबस का बताया था, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशन वाला, तो आप एक बार उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। एक बार जो मार्केटिंग वाला और जो कस्टमर रिलेशन वाला टॉपिक है वो मैं एक बार डीप से बताऊंगा, क्योंकि वो जो कुछ टॉपिक हैं वो उसमें एमबीए वाले में भी आ रहे हैं, तो ये डीएफसी उसमें इंक्लूड कर रही है या नहीं कर रही, वो एक बार हम कंफर्म कर रहे हैं। तो मैं आपको एक डिटेल जो है ना, पॉइंट वाइज आपको, हेडिंग वाइज आपको एक नया वीडियो बना दूंगा उस पर कि ये मोस्टली टॉपिक है जो आप पढ़ो, ठीक है। तो आप एक बार वहाँ से इकोनॉमिक्स के जितना टॉपिक बताएंगे एक बार वो पढ़ लेना। आज मैं बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग जो है डीएफसीसीएल की हिस्ट्री के बारे में पता करना चाहते हैं। तो मैंने दोस्तों थोड़ी सी मेहनत किया आप लोगों के लिए, रात को 1-2 बजे तक आपके लिए जग के आज कुछ नोट्स बनाए हैं आप डीएफसीसीएल की हिस्ट्री के बारे में। तो थोड़ा नॉलेज भी है कि कैसे क्या हो रहा है, जैसे हम देखते हैं तो उसके हिसाब से मैंने इसको अपडेट किया है। तो आज हम डीएफसीसीएल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक बार वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों मैं जो पढ़ा हूँ वो मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरी तरफ से बेस्ट दूँ। अगर आपको उसमें कुछ कमी लगती है, कोई करेक्शन लगता है तो प्लीज़ मेरे को नोटिफाई ज़रूर कीजिएगा एंड अकॉर्डिंगली उसके वर्क कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम डीएफसीसीएल की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। दोस्तों बात आती है कि DFCCIL, ठीक है, ये जो है क्या चीज़, ठीक है। परिस्थितिवाद पढ़ेंगे, पहले सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कैसे ये काम करती है। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ DFCCIL। तो DFCCIL का जो फुल फॉर्म है दोस्तों ये भी आ सकता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये जो क्या है, एक PSU है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, किसके अंदर, MOR यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंदर, ठीक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये दोस्तों जो इस्टेब्लिश हुई थी ये 2006 में जो है यूपीए गवर्नमेंट के टाइम इसको बनाया गया था, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि इसकी जो इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो दोस्तों ये 30 अक्टूबर जो है, 30 अक्टूबर 2006 को जो DFCCIL है वो इस्टेब्लिश हुआ था कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया वो उम्मीद करता हूँ। तो अब DFCCIL जो है वो एक्चुअली है क्या, किस लिए बनाया गया है इसको। देखिए मैंने इसको बताया कि DFCCIL लुक आफ्टर the planning development of dedicated freight corridors and it is the controlling agency of dedicated freight corridors under Ministry of Railway, Government of India। ये जो आप DFCCIL है ये किसका जो प्लानिंग, किसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का, ठीक है। इनका क्या कैसे प्लान होना है, कितना बनना है, कितने स्टेशन बनने हैं, कितने क्या लोडिंग सामान होगा, कैसे क्या ट्रेनें, सब जो है, सब कितने एम्प्लॉयज़ है, रिक्रूटमेंट है, वो सब कौन देखेगा, DFCCIL। जैसे मान लीजिए बहुत सारी कंपनीज है, FCI आपकी, ठीक है, आपकी जितनी RVNL जो यहाँ पे बिजली सप्लाई वाले अपनी हैं जितनी भी, वो भी क्या है उसके बिजली के लिए देखती हैं। मान लीजिए फूड कॉर्पोरेशन है, वो फूड उसके लिए देखता है। तो DFCCIL जो है नाम से पता चलता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो है कंट्रोलिंग एजेंसी जो PSU है वो किसके अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब बात आती है कि व्हाट आर द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक्चुअली क्या है, ठीक है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है, क्यों बनाया गया है। तो ये एक, जैसे आप अभी देखो कि कोरोना टाइम चल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, तो हम बोल रहे हैं कि एक ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं एम्बुलेंस के लिए जिससे ऑक्सीजन जो है जल्दी से पहुंच सके, ठीक है। तो उस हिसाब से सड़क खाली रखते हैं, एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है एकदम क्लियर कट, बिना कोई ट्रैफिक के। सिमिलरली जो गुड्स हैं, ठीक है, गुड्स जो हैं, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए
गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वो भी कैसा, एक सेफ यानी कि सुरक्षित और एफिशिएंट यानी प्रभावी, ठीक है। सेफ एंड एफिशिएंट क्या है, फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना है। वो कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में ये क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी हमको। आप देखिए रेलवे की एग्जिस्टिंग लाइन जो है वो बहुत सारे सेक्शन में क्या है, या तो आपको सिंगल लाइन मिलेगी, ठीक है, या फिर किसी सेक्शन में डबल लाइन है या इलेक्ट्रीफाइड है किसी सेक्शन में। लेकिन उस एक ही लाइन पे आपकी पैसेंजर ट्रेन भी चलती हैं एंड आपकी गुड्स ट्रेन भी चलती हैं। तो आपको अगर आप पैसेंजर ट्रेन है तो मान लीजिए आपको क्या है, ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो कई मान लो अपने ऑफिस जा रहे हैं, कोई घर जा रहे हैं, कोई किसी काम से जा रहे हैं, तो पैसेंजर को कंफर्ट के लिए उनको प्रायोरिटी, ट्रेन को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है, उनको टाइम पे पहुंचाना ज़रूरी है। मेन पहले है, मटेरियल बाद में है, ठीक है। तो इसलिए पहले पैसेंजर ट्रेन को प्रायोरिटी दी जाती है। इसलिए क्या है, गुड्स ट्रेन जो है वो रेलवे स्टेशन पर खड़ी रहती हैं। अब रेलवे में क्या सिस्टम है कि दो स्टेशन के बीच में एक टाइम में एक ही ट्रेन जाएगी। जैसे मान लीजिए जयपुर से लेके, और जयपुर के नेक्स्ट स्टेशन है मान लीजिए दिल्ली वाले में गांधीनगर। तो गांधीनगर जयपुर से कोई ट्रेन जाएगी दिल्ली की साइड, तो गांधीनगर होते हैं, तो जयपुर जंक्शन से चलेगी और वो गांधीनगर पहुंचेगी, तब जाके जयपुर वाला पीछे से कोई दूसरी ट्रेन भेज पाएगा। यानी कि एक बार में एक सेक्शन में जो है, उस जो बीच वाले सेक्शन में एक ही ट्रेन जाएगी, जिससे क्या होता है दोस्तों, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा। सेंस मान लीजिए वो आधा घंटा ले रही है, तो उस आधे घंटे के केस में आप कोई ट्रेन नहीं चला सकते पीछे से। लेकिन DFCCIL में क्या है, DFCCIL में दोस्तों ऑटोमेटिक सेक्शन है, ठीक है। इसमें आप जितनी मर्जी चाहो ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन चला सकते हो। यानी कि ये एक ट्रेन है ब्लॉक सेक्शन में, इसके पीछे एक ट्रेन और खड़ी हो सकती है, ये एक पीछे और ट्रेन खड़ी हो सकती है। जैसे ये ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचेगी, या आगे पीछे वाली अपने आप आगे बढ़ जाएगी, इसको सिग्नल मिल जाएगा। तो ऐसा सिस्टम है जिससे बहुत सारी गाड़ियाँ ब्लॉक सेक्शन में एक साथ अपन भेज सकते हैं। तो होता ये है कि रेलवे में गुड्स ट्रेन इसलिए लेट हो जाती हैं, सामान डिले होता है, कुछ पेरिशेबल आइटम होता है जो कि क्या है, जल्दी ख़राब होने वाला था। मान लीजिए दूध है या फिर अदर थिंग्स है, अनाज है कुछ ऐसा, तो वो ख़राब हो जाता है फिर। तो उसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को भी नुकसान देखना पड़ता है, जनता को भी। आप देखते हैं कि सामान डिले होता है तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ आइटम खराब होता है, इसलिए आपको प्राइस में भी इंक्रीज़ उसके देखने को मिलता है। देन अगर हम बात करें कि DFCCIL में ऐसा क्या है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, तो इसमें जो डबल सेक्शन है, डबल लाइन सेक्शन होगा, उस डबल लाइन सेक्शन में आपकी सिर्फ गुड्स ट्रेन चलेंगी, और वो भी नॉन स्टॉप। वो भी एक जो पैसेंजर की जो टाइम बाउंड ट्रेन होती है कि इतने स्टेशन पे इतने बजे आएगी, उस हिसाब से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में ये है। मान लीजिए मुंबई से कोई ट्रेन चली जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से, तो उसका टाइमिंग मान लीजिए शाम को 6 बजे है, और वो आपको कहे अगले सुबह 10 बजे जो है वो दिल्ली पहुंचना है। तो इस टाइप से एक फिक्स टाइमिंग है उसका, उसके हिसाब से वो ट्रेन को रन करवाएंगे। तो आप देखिए कि अगर ये बन गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सारे, तो वहाँ से सामान कितना जल्दी आएगा अपने पास। इवन अमेजन एंड फ्लिपकार्ट, इनसे भी जो है DFCCIL ने MOU साइन किया इन्होंने, ताकि उनका सामान यहाँ उतरे, सीधा लोड हो, आपके पास तुरंत जो है 10 घंटे 15 घंटे में आपके पास पहुँच जाए। तो इस टाइप से एक रेल कॉरिडोर बनाने का है, जिससे क्या है, फ्रेट जो है ना, फ्रेट वो उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो जाए। इलेक्ट्रिक जो है सारी ट्रेन बाद में चलाने का प्रपोजल है, जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो है, डिटोरेशन जो है वो कम होगा, प्रोडक्ट की जो है कॉस्ट भी कम होगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, और GDP में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा इसमें। तो चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। देन देखते हैं कि DFCCIL के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये क्या है, PS यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि PSU दोस्तों आपको पता है क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट ओन्ड जो होते हैं कंपनीज होती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इनकी मालिक होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, इसका पापा मम्मी कौन है भाई DFCCIL का कौन है, इंडियन रेलवे। तो अगर आप देखें कि जो DFCCIL की जितनी भी ट्रैक हैं वो एकदम इंडियन रेलवे के एकदम क्लोजली बनाए गए हैं,
ठीक है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम हो, इश्यू हो, तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, एक दूसरे से हेल्प लेके काम कर सकते हैं। इवन रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ हैं, रेलवे के जो एम्प्लॉय हैं वो डीएफसी में क्या किस में आते हैं, डीएफसी में डेपुटेशन पे आते हैं। ठीक है, डेपुटेशन पे आते हैं कंपनी, तो एक टाइप से मान लीजिए सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि 2006 में था, तो 2006 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया। उसको बनाने का प्रपोजल कब रखा कि भाई अगला जो 11th जो 5 ईयर प्लान है, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना है 2007 से 12, उसमें ये रखा कि उसमें इसको बनाया जाएगा। ओके, सो 30 अक्टूबर 2006 को आपका इसका इस्टेब्लिश जो है, इसको बनाया गया, इसका स्थापना दिवस है। चलिए देन बात कर लेते हैं हेड क्वार्टर की। तो इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ है दोस्तों, इसका हेड क्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर जो डीएफसी सेल का कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और उसका कहा है कि जो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, आप देखो ये प्रगति मैदान के मेट्रो स्टेशन के जस्ट ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है, प्रगति मैदान के ऊपर जस्ट इसकी डीएफसी सेल का ऑफिस है, उसके पास में सुप्रीम कोर्ट है। तो इस हेडक्वार्टर को, इसके ऑफिस को क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस। ठीक है, डीएफसी सेल का। दोस्तों अभी चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन दोस्तों अभी वैकेंट है, चेयरमैन का भी वैकेंट है, लेकिन मोस्टली जो चेयरमैन होता है वो इंडियन रेलवे का जो है वो ही करता है। इंडियन रेलवे का जो चेयरमैन है उसको, वही इसको एज ए चेयरमैन के रूप में माना जाता है। ठीक है, देन एमडी होता है इसमें, जो डीएफसी सेल के सारे चीज़ों को मैनेज करता है, एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अभी जो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, आरके जैन, रविंद्र कुमार जैन सर जो हैं, वो क्या है, आईआरएस इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग जो है, आईआरएस ऐसी के बैच के ऑफिसर हैं वो। ठीक है, आईआरएस ऑफिसर हैं, और वो पहले रेलवे में थे, एंड देन रेलवे में डीआरएम ऑफिस में थे, डीआरएम थे कई जगह, देन अब डीएफसी सेल में इनको एमडी बनाया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इनको एज ए एमडी अपॉइंट किया है डीएफसी का। ओके, आप आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। देन ये सोचते हैं कि ये डीएफसी सेल का क्या, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का कहाँ से आया आइडिया, क्या प्लानिंग क्या है इनकी। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर जो बनाने का सोचा है, यानी कि जीक्यूएफसी, उसके अंदर जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स फॉल करते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कैसे, जैसे मान लीजिए नॉर्थ में जो है कौन सा हो गया, दिल्ली, देन इधर अपना वेस्ट में कौन हो गया, मुंबई, ईस्ट में कौन हो गया, कोलकाता, एंड देन साउथ में कौन हो गया, चेन्नई। ठीक है, तो इन चारों जो महानगर हैं इनको आपस में जोड़ना ही क्या है, इन सबको आपस में जोड़ना ही एक क्या है, गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट है। जैसे ये चारों आपस में जब जुड़ जाएंगे, मेजर सिटीज़ हैं। ठीक है, आप देखिए ये कैपिटल है, दिल्ली कैपिटल है, और ये इन सब पे क्या है, पोर्ट हैं। तो जब ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो यहाँ से सामान ले जाना आप देखो कितना ईजी हो जाएगा। तो अभी जो दोस्तों 2 कॉरिडोर चल रहे हैं, जो ऑलमोस्ट कई सेक्शन कमीशन भी हो चुके हैं, तो वो क्या है, दिल्ली से कोलकाता वाला कुछ सेक्शन जो है कमीशन हुआ है अभी, ईडीएफ यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एंड देन दिल्ली टू मुंबई यानी कि अपना वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो अपने यूपी, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, एंड देन आपका गुजरात, एंड आपका महाराष्ट्र, ये सब इंक्लूडेड है इसमें। तो ये गोल्डन कोऑर्डिनेटर जो है फ्रेट कॉरिडोर का एक प्रोजेक्ट है, इसके तहत ही जो है डीएफसीज को बनाने का प्रोविज़न रखा गया है। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि जो मैंने टॉपिक्स डाले थे, वो एक बार आप उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ लेना, मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशन के मैं अलग से आपको टॉपिक बताऊंगा। वो टॉपिक काफ़ी, उनको जो मैंने डाले हैं वो थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेना, आपको ज़्यादा नहीं है वो, क्योंकि वो एमबीए से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स हैं, तो वो क्या पता एग्ज़ाम में हो या नो, पर एक बार हम एनालाइज कर रहे हैं जो क्वेश्चन आए उनके बेसिस पे कि वो आपको पढ़ाया जाए। तो मैंने जैसा अब आपको चलते हैं, मैंने आपको बताया कि ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, इनमें से इन्होंने क्या है,
6 DFC अनाउंस किए हैं कि 6 DFC जो है इसके तहत हम बनाएंगे। 6 DFC कैसे हैं कि 4 तो ये हो गए, देन हम क्या करेंगे, दिल्ली से जोड़ने की कोशिश करेंगे चेन्नई को, एंड देन ये कोलकाता को, वेस्ट ईस्ट वेस्टर्न। तो इस टाइप से 6 कॉरिडोर जो हैं इनकी ये प्लानिंग चल रही है। ओके दोस्तों, सो जून 2022 में जो है ये जो 6 DFC इनमें से 2 जो हैं यानी कि WDFC एंड EDFC, इनको जो है जून 2022 तक कंप्लीट करने का क्या है टारगेट हमने रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कहा है कि आपने निर्मला सीतारमण जी ने सब बजट में कहा था कि जून 2022 तक ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हैं वो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग 4 हैं वो अभी उनमें से कुछ जो है अभी अनाउंस किए गए हैं। ठीक है, और रेलवे जो है आगे रेलवे प्रोजेक्ट के लिए इनके लिए $15 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेगा कॉरिडोर्स में आगे। ठीक है, तो अब जो अनाउंस किए गए हैं वो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जो है वो अनाउंस किया, यानी कि खड़गपुर टू विजयवाड़ा, एंड देन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किया गया यानी कि भुसावल टू खड़गपुर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, देन आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो अनाउंस किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ से चलता है, इटारसी टू विजयवाड़ा। ठीक है, तो ये 3 कॉरिडोर अभी अनाउंस किए गए थे इस साल के बजट में, तो आप इनको एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना। देन अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं उसमें से पहले की बात कर लेते हैं अपन, जो कि कौन सा है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि WDFC, जिसमें अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में हूँ। ठीक है, तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से स्टार्ट है दोस्तों, ये जो है दादरी, ठीक है, दादरी से लेके JNPT यानी कि मुंबई तक ये कॉरिडोर आपको बनना है। ठीक है, तो आप देखिए, मैं आपको कुछ आपकी इसको पिक्चर्स दिखाता हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो दोस्तों, ठीक है, इसमें आप यहाँ पे आप देखो कि ये जो दादरी है, ठीक है, ये कर्सर दिख रहा है आपको, ये दादरी है, यहाँ से ये चल के ये यूपी वाला एक होने वाला है, तो यूपी का कुछ सेक्शन ये दिल्ली NCR से होके देन ये आता है राजस्थान में अपने, एंड देन JNPT तक ले जाता है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर पोस्टिंग कहाँ मिल सकती है, तो देखिए दादरी से लेके जहाँ भी स्टेशन है, जैसे रेवाड़ी हो गया, नीमका थाना, रिंगस, फुलेरा, अजमेर, ठीक है, मारवाड़, सिरोही, अलवर, बनास, ये आपका गुजरात में वाला सेक्शन है जो मकरपुरा, पालनपुर, इन अगर इनमें आपका घर है किसी के आसपास तो आपको फ्यूचर में इनके आसपास पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, आपका रिक्रूटमेंट इसीलिए निकाला है क्योंकि ये जब ऐसे कंप्लीट होगा ना आगे, अभी तक जो है ये मारवाड़ दिन पालनपुर तक ऑलमोस्ट जो है इसका कमीशन करने का प्लान है। अब ये आगे वाला बन रहा है, जैसे ये अब धीरे धीरे बन जाएगा तभी आपके लिए रिक्रूटमेंट निकाला है कि आप लोगों को इधर भी पोस्ट करें एंड देन कुछ लोगों को ADFC में भी पोस्ट करें। ठीक है, तो ये एक वेस्टर्न डेडिकेटेड को मैंने आपको एक मैप दिखा दिया, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से जा रहा है। देखिए यूपी दिल्ली से भी थोड़ा, ठीक है, NCR से, देन राजस्थान, गुजरात और आपका महाराष्ट्र, और ये JNPT पोर्ट है, यानी कि यहाँ समुद्र है तो समुद्र से सामान आएगा इधर से सी से, और जो है यहाँ से लोड होके सीधा ट्रेन के थ्रू सीधा दिल्ली तक पहुँच पाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आना भी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये JNPT तक मैंने आपको बताया कि JNPT तक है वो जो एंड पॉइंट है इसका, और इधर दादरी है, जो दादरी वाला सेक्शन है फिर वो EDFC, उधर से ADFC जोड़ देंगे आपका। ठीक है, EDFC तो दोनों आपस में कनेक्ट होने से ये वाला जो है, अब मान लीजिए फॉरेन जो या लोकल गुड्स हैं जो पोर्ट पे आ रही हैं वो कहाँ पे आएंगी, सीधा ट्रेन के थ्रू JNPT से लोड होके कहाँ आएंगी, वो दादरी आएंगी। ठीक है, दादरी देन आप होल दिल्ली में कैपिटल में या कैपिटल से कहीं और पे जो सप्लाई होना होगा वो हो जाएंगे। देन अपन देखते हैं कि जो WDFC है इसकी डिस्टेंस कितनी है टोटल। दोस्तों डिस्टेंस जो है WDFC की वो अराउंड 14,083 किलोमीटर जो है, 1483 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। और ये कौन से टेरिटरीज के थ्रू पास होता है, कितने स्टेट्स, ये मान लीजिए आप 5 स्टेट्स यानी यूनियन टेरिटरी मान लीजिए, इसमें टोटल मैंने 6 बता दिया आपको। तो यूपी वाला सेक्शन है,
देन आपका दिल्ली एनसीआर का कुछ पड़ेगा, ठीक है। देन आपका हरियाणा में कहाँ से होगा, रेवाड़ी से, रेवाड़ी इनसे पास हो रहा है आपका, रेवाड़ी अटेली से पास हो रहा है। आपने कोई लोग अगर दोस्त हरियाणा गुजरात का उन्होंने देखा होगा डीएफसी का जो है कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे अभी आजकल ट्रेनें भी चल रही हैं। देन राजस्थान में कहाँ से एंटर करेगा, ये श्री माधोपुर, रिंगस, देन फुलेरा से देन किशनगढ़, अजमेर, इधर से होके ब्यावर होके पाली होके और फिर ये गुजरात साइड निकल जाएगा। ये गुजरात आ गया आपका। गुजरात में कहाँ है, पालनपुर हो गया, ठीक है। ये दोस्तों राजस्थान के माउंट आबू में आबू रोड से भी होके गुजरता है। तो किसी की मान लीजिए आबू रोड पोस्टिंग होती है तो वो क्या माउंट आबू घूम सकता है वो, ठीक है। लेकिन आप ये मत मान लीजिए कि सारे स्टेशन ही एकदम कूल हैं। कुछ स्टेशन जो हैं इनमें से आपको रूरल स्टेशन भी मिलेंगे, जहाँ पे गांव होगा आपको वहाँ भी रहना पड़ सकता है, आपकी वहाँ भी पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि एकदम कूल, हाँ बस ठीक है सारी जगह अपन को तो एकदम सिटी में मिलेगा, नहीं। कुछ स्टेशन हैं जो सिटी में हैं, वहाँ पे ठीक भी है, लेकिन आपको काम तो देखो करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग जो है ड्यूटी आवर्स के बारे में पूछ रहे हैं एंड कुछ लोग प्रमोशंस के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा इसके बारे में। अभी धीरे धीरे जैसे ही मेरे को टाइम मिल रहा है तो इन दोनों पे एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो देन अपन बात कर रहे थे महाराष्ट्र से, JNPT से। इसका महाराष्ट्र में जो JNPT है वो जो है लास्ट इसका एंड है इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। यहाँ से जो है पोर्ट से सामान लोड होगा। अब आप सोच रहे हैं कि OPN BD, कुछ लोग कह रहे हैं कि OPN जो BD है उस BD का क्या है। दोस्तों ये BD जो है आप दोनों एक डिपार्टमेंट को मर्ज किया है। इसका मतलब आप जो है एज ए SM की तरह भी काम कर सकते हो और जो एक कमर्शियल स्टाफ है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए इंडस्ट्री वाले आपके पास आए कि हमें ये सामान भेजना है, आपकी इतनी ट्रेन इतने वैगन के मंगा लीजिए, तो आप एक वहाँ पे BD यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट यानी उसके इंचार्ज हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उनकी गुड्स बुक करोगे, बुकिंग का काम होगा आपका जनरली, समझ रहे हो, बुकिंग करनी पड़ेगी। कुछ कह रहे हैं कि सर क्या कॉल करनी पड़ेगी क्लाइंट को, अरे भाई वो आप क्यों कॉल करोगे, वो लोग आपके पास आएंगे, उनको ज़रूरत पड़ेगी ना अपने सामान को जल्दी पहुंचाने की, वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा सामान पहले लोड हो। ऐसा काम कोई कॉल सेंटर थोड़ी है यार कि कॉल सेंटर में आप कॉल कर रहे हो, नहीं। आप कमर्शियल हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आपके पास आएंगे, कह रहे हैं ये सर ये सामान भेजना है, मान लीजिए दिल्ली भेजना है, हमें इतने वैगन की रिक्वायरमेंट है, इतना हमारा लोड है। उसको आप कहोगे कि भाई इस चीज़ के इतने टन के हिसाब से इतने पैसे हैं, ठीक है, आप वो भर दो और अपना सामान जो है लोड करो। तो आपको ही जनरली बुकिंग का काम करना होगा, समझ रहे हो। BD डिपार्टमेंट इसलिए है कि आप आगे फ्यूचर में भी DFC को एज ए और डेवलप करा पाओ, आप मैक्सिमम जो है इनकम आप जनरेट करवा पाओ उसके लिए। ओके, देन हम देख लेते हैं इसके की फीचर जो क्या हैं WDFC के। तो दोस्तों इसमें लाइन कौन सी है, जैसा आपको पता है लाइन है ब्रॉड गेज। कितने टाइप की अभी दोस्तों लाइन आई हैं, दोस्तों हमारे 3 टाइप की बेसिकली लाइन आई हैं, ठीक है। एक तो कौन सी है मीटर गेज, ठीक है। एक कौन सी है नैरो गेज। सबसे पहले जो नैरो गेज चलती थी उसमें आपने देखा होगा दिन मीटर चली। नैरो गेज की जो कितनी होती है विड्थ, ये जो होती है दोस्तों 762 mm होती है, ठीक है। और 1 मीटर की कितनी है, ये इसकी तो 1 मीटर यानी कि 1000 mm होती है, ठीक है। देन हम बात कर रहे हैं ब्रॉड गेज की। तो जो ब्रॉड गेज है उसकी कितनी है विड्थ जो है वो 1676 mm है, यानी कि 5 फुट 6 इंच के अप्रोक्स। और ये जो WDFC क्या है, डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है, ऑटोमेटिक सेक्शन है, यानी कि ट्रेन जो है ऑटोमेटिक सिग्नल के तौर पे चलेंगी। एक सेक्शन में बहुत सारी ट्रेन जा सकती हैं इसमें, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसे बोलते हैं कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है। जो इसमें मैक्सिमम ट्रैक लोड एक्सल लोड जो है वो कैपेसिटी कितनी है 32.5 टन। और इसमें देखिए डबल स्टैक कंटेनर चलेंगे। आपने देखा होगा डबल स्टैक आजकल ट्रेनें जा रही हैं। डबल स्टैक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये इंजन है आपका, ठीक है, ये इंजन है, ये आपके पीछे वैगन है, उनके ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये बहुत सारे जुड़े हैं। अब इस एक वैगन के ऊपर भी एक कंटेनर रखा जाता है, ये डबल स्टेक हो गया, यानी एक स्टेक के ऊपर दूसरा कंटेनर, यानी कि 2 कंटेनर ऊपर नीचे एक ही वैगन के ऊपर, और ये आपका इंजन इसको खींच रहा है फॉरवर्ड, तो इसको बोलते हैं डबल स्टेक।
और इसको आपको इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन से जोड़ दिया जाएगा, यानी कि बिजली से। तो ये गाड़ियाँ क्या है, डबल स्टैक इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में चलेंगी। तो ये WDFC में याद रखना कि DFC में डबल स्टैक वाली कंटेनर। इसका रिकॉर्ड भी बनाया है अभी इन्होंने, वर्ल्ड में जो है 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक लॉन्ग हॉल ट्रेन चलाने का। और वो कहाँ से चली वो आपको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं WDFC जो है वो कहाँ से पास हो रही है, इसमें कितने क्या है। तो जो WDFC हरियाणा से है उसमें 170 किलोमीटर के अराउंड ये सेक्शन कवर रही है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सेक्शन है, यानी कि 567 किलोमीटर के आसपास। और देन 565 किलोमीटर आपका गुजरात से पास होता है। महाराष्ट्र से कितना है, 177, एंड यूपी से 18 किलोमीटर के अराउंड, ठीक है, WDFC का। देन हम बात करते हैं कि अभी कुछ रिसेंटली आपने देखा होगा कि जनवरी में ये बहुत चर्चा में रहा था WDFC। क्यों? क्योंकि इसका जो 306 किलोमीटर का सेक्शन है, यानी कि न्यू रेवाड़ी से लेके मदार, ये वाला सेक्शन है जो ये PM जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने क्या है नेशन को डेडिकेट, यानी इसको कमीशन किया था, ठीक है। इसको कमीशन किया था कितनी तारीख को, 7 जनवरी 2021 को। दोस्तों मेरे को लगता है इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो 100% आएगा। 100% एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि ये जो 306 का जो है ये सेक्शन जो है रेवाड़ी और मदार वाला, ये PM ने कब इनॉग्रेट किया था। तो 7 जनवरी 2021 को इसको इनॉग्रेट किया था। ओके दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि इसमें जो रिकॉर्ड वाली बात क्या थी। मैं आपको अभी बता रहा था इसमें क्या रिकॉर्ड वाली बात थी। तो ये है, दिस डे वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टैक, ठीक है, डबल स्टैक लॉन्ग हॉल, यानी कि 2 स्टैक मैंने आपको बताया क्या आता है, 1 किलोमीटर यानी कि 1500 मीटर लंबी ट्रेन जो रेलवे में ट्रेन चलती है उसका डबल जोड़ दीजिए। उन 2 ट्रेनों को आपस में जोड़ाता है तब क्या होती है, लॉन्ग हॉल ट्रेन बनती है, कंटेनर ट्रेन। और ये किसके बीच में चली थी, न्यू अटेली और न्यू किशनगढ़ के बीच में। तो इस टाइप की जो है ये पहली डबल स्टैक ट्रेन है इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में। इलेक्ट्रीफाइड जो है पहली ऐसी डबल स्टैक ट्रेन थी जो चली थी। और इन्होंने ये 1500 मीटर का लंबी होने का ये रिकॉर्ड भी बनाया था। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर कंटेनर ट्रेन थी किस स्टेशन के बीच में चला गई। तो न्यू अटेली एंड न्यू किशनगढ़। ये न्यू किशनगढ़ कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में अजमेर के पास। मेरे से नेक्स्ट स्टेशन जो है ये न्यू किशनगढ़ है, ठीक है। एंड देन ये अटेली कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब मैं देखते हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ फ्रेट ट्रेन कितनी है। दोस्तों पहले क्या होता था कि रेलवे में मैंने आपको जैसे बताया कि पैसेंजर ट्रेन को प्रायोरिटी देने से जो गुड्स ट्रेन है वो क्या देती है, रुक जाती थी। अब पैसेंजर ट्रेन से आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा रेलवे को, ठीक है, और उसकी स्पीड भी कम हो रही है, तो घाटा इस प्रकार से हो रहा है रेलवे को। तो इसलिए DFC काफ़ी जो है प्रॉफिट वाला ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसको बनाने का गवर्नमेंट जो है यानी कि PM ऑफिस इसको डायरेक्ट मॉनिटर करता है कि ये जल्दी से जल्दी बन जाए। तो पहले जो गुड्स ट्रेन की जो एवरेज स्पीड कितनी थी, 25 से 26 किलोमीटर पर आवर थी, यानी कि ये बहुत कम मानी है। क्योंकि जहाँ 100 का सेक्शन है वहाँ पे एवरेज स्पीड 25 है, तो आप सोचिए कैसे सामान पहुँच रहा होगा। लेकिन DFC ने क्या टारगेट रखा है कि हमारा जो एवरेज स्पीड होगी ना सेक्शन में वो ही कितनी होगी, 75 kmph। तो आप मान लीजिए ऑलमोस्ट इसके 3 गुना जो है वो स्पीड हो गई। तो सोचिए कितना जल्दी पहुँचेगी। और जो मैक्सिमम परमिटेबल स्पीड कितनी वो रखेंगे, 100 kmph की स्पीड से जो है ब्लॉक सेक्शन में गाड़ियाँ चलेंगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसकी दृष्टि से। अब देखिए स्पेसिफिकेशन में आपको बताता हूँ WDFC के क्या हैं। तो 4 डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन मैंने आपको बताया डबल स्टैक में। एक इसमें क्या है, 1 किलोमीटर लॉन्ग हॉल टनल बनाई गई इलेक्ट्रीफाइड। ये कहाँ बनाई गई है, ये सोना हरियाणा में बनाई गई है। आप कोई हरियाणा का है तो उसको पता होगा कि सोना जो है जगह वहाँ पे अरावली हिल्स है, ठीक है। तो अरावली हिल्स को आप अगर इधर से जाएंगे अजमेर से पाली साइड, तो आप देखोगे उन्होंने पहाड़ के अंदर से काट के भी जो है ट्रैक बना दिया। तो काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, काफ़ी कुछ पुलिया को तोड़ के डबल स्टैक के लिए जो है इसके लिए ये चलाने के लिए इलेक्ट्रीफाइड चलाने के लिए इनको कई जो ब्रिज भी है वो तोड़ने भी पड़े। जैसे आप रिंगस में देखें कि ब्रिज था पुराना, उसको तोड़ के नया बनाया गया है। किशनगढ़ में था, उसको जो नेशनल हाईवे उसको तोड़ के भी नया बनाया है, क्योंकि डबल स्टैक के लिए वो
काफ़ी नीचा था तो डबल स्टैक नहीं आ पाता इसमें, तो जो चीज़ बीच में आई उसको तोड़ के भी नया बनाया। किशनगढ़ का रेलवे स्टेशन भी पटरी के बीच में, इनकी लाइन के बीच में आ रहा था, तो उनको तोड़ के भी नया बना दिया है इन्होंने। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है कि ये रुके नहीं। तो ये जो 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है ये सोना हरियाणा बनाएगी, उसका मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। चलिए उसका एक फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये वो टनल है। इस टनल को एकदम जो हिल्स है उसको काट के बनाया गया था। इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में बनेंगी, तो इस टाइप का मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहाँ पे है? ये सोना हरियाणा में है। ओके ठीक है। देन WDFC जो है यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसका जो ऑपरेशन कमांड सेंटर है, यानी कि ये कंट्रोल ऑफिस होता है। हर रेलवे में एक कंट्रोल ऑफिस होता है ट्रेन को कंट्रोल करने का कि वो कैसे जाएंगी। जो स्टेशन मास्टर जो होते हैं वो कंट्रोल ऑफिस यानी कि कंट्रोल ऑफिस से बात करते रहते हैं कि ये ट्रेन है, इसको कैसे हम आगे पास करवाएंगे, कैसे इसको रोकना है। तो कंट्रोल ऑफिस जो है, तो आपने सुना होगा कि EDFC जो उसका एक बहुत बड़ा OCC है, यानी कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्रोल सेंटर जो है वो कहाँ बना था? प्रयागराज में। तो वो तो दोस्तों कमीशन भी कर दिया था नरेंद्र मोदी जी ने 29 दिसंबर को। ठीक है, अब जो है WDFC, इसका भी जो दोनों जो DFC इनका एक जो है ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बनेगा, वो कहाँ बनेगा? तो WDFC का जो ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर है वो कहाँ बनेगा? अहमदाबाद गुजरात में। वो अभी बन रहा है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन फेज में है और जल्दी बनेगा, तो मैं आपको उसके ऊपर भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज ये वीडियो रही, मैंने आपको WDFC पे फोकस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम फोकस करेंगे EDFC पे। तो EDFC के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है, कुछ हुआ है, अगर वो जो पिछला सिलेबस दिखाया है उसमें भी अगर कुछ टॉपिक इधर उधर हुआ है तो वो भी एक बार मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ, उसको आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा। तो आप इकोनॉमिक्स है वो तो आप कर सकते हैं, इजीली उसकी तैयारी कर लीजिए, और मैं DFCCL की हिस्ट्री आपको यहाँ पढ़ा दूंगा। रेलवे हिस्ट्री आप वैसे कर सकते हैं क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम आप दे चुके हैं। अगर अब वो भी नहीं आती तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर यही ख़त्म करता हूँ। एक बार प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको जो प्रोफाइल एंड देन रिक्रूटमेंट के बारे में जानना है तो मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए। सो दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए एंड बाहर जाने से बचिए क्योंकि आप ही इस देश का फ्यूचर हैं। DFC बनाए जाएंगे। देन मैंने आपको दिल्ली से लेके जो मुंबई से कनेक्ट होने वाला है, इनकी जो कनेक्टिविटी के लिए जो था यानी कि WDFC, ये मैंने आपको बताया। देन हम आज जो बात करेंगे इसके बारे में, EDFC के बारे में। EDFC यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि एक कैपिटल को ईस्टर्न से यानी इलाके से जोड़ता है, यानी कोलकाता से जोड़ता है। तो दोस्तों जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो हमारा जो है नॉर्दर्न इंडिया को इसे जोड़ता है ईस्टर्न इंडिया से, ताकि जो भी नॉर्दर्न इंडिया में कोई प्रोडक्ट अगर बनता हो तो वो आराम से जाए ईस्टर्न इंडिया में हो सके। और ईस्टर्न इंडिया में जो भी जैसे मान लीजिए कोल वगैरह है उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे इसके लिए कहाँ पे आ सके? नॉर्दर्न इंडिया में। तो इसके लिए ये कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कानपुर वाला रूट है, कानपुर आप हावड़ा या दिल्ली वाला मान लीजिए, तो वो भी बहुत ही बिजी रूट है। तो उस रोड पे थोड़ा ट्रैफिक कम करने के लिए ये जरूरी भी था। तो दोस्तों ये जो अपना EDFC है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका कहाँ है? लुधियाना। जो लुधियाना पंजाब में पड़ता है इसका, वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि शुरुआती बिंदु है। कुछ दोस्त करें कि हिंदी में पढ़ाओ, तो मैं आपको आज दोस्तों साथ साथ थोड़ा हिंदी में भी बताता रहूँगा। और जो आप इसका एंडिंग पॉइंट है वो क्या है? दानकुनी। दानकुनी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ओके। सो दोस्तों लुधियाना से स्टार्ट होता है एंड दानकुनी पे ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये खत्म होता है। चलिए आप देख लेते हैं कि EDFC की जो है टोटल लेंथ कितनी है। तो दोस्तों EDFC की जो टोटल लेंथ है वो 1839 किलोमीटर यानी 1839 किलोमीटर जो है EDFC की टोटल लेंथ है। इसके अलावा इसमें छोटा मोटा कुछ जोड़ते रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई ट्रैक बिछाने में कोई इशू होता है तो थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एक्चुअली इसकी लेंथ 1839 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये कितने स्टेट से गुजरता है वो भी देख लेते हैं। जो ये जितने स्टेट से गुजरता है उस इतने इनका नाम क्या है और वो क्या है, कितने स्टेट हैं? वो 6 स्टेट हैं दोस्तों। 6 स्टेट से दोस्तों ये गुजरता है। ओके, सो पंजाब से जब यहाँ से लुधियाना से चलेगा तो पंजाब में कितने डिस्टेंस कवर करता है? 88 किलोमीटर। ओके, एंड देन आपका हरियाणा में ये 70
किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। एंड यूपी में हाईएस्ट कोई भी जो फ्रेट कॉरिडोर है वो अपना हाईएस्ट कहाँ, जैसे वेस्टर्न में नहीं था इतना, यूपी में सबसे ज़्यादा 1058 प्लस 18 किलोमीटर के राउंड जो है कवर करता है। एंड बिहार में कितना 239। अब दोस्तों जो भी आप लोग इन स्टेट से हैं तो ये सोच लो कि अगर आप फ्यूचर में सेलेक्ट होते हो तो इनमें से किसी भी कहीं पे भी स्टेशन बनता है तो आपको अपनी होम पोस्टिंग, अगर आप यहाँ के हो तो होम स्टेट पोस्टिंग मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, फ्यूचर में जब ये बन जाएगा कंप्लीट, देन आपको यहाँ पे जैसे ही सीट कोई भी होगी आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देन दोस्तों ये झारखंड से 196 किलोमीटर झारखंड से पास होता है, वेस्ट बंगाल से 203 किलोमीटर। ओके, तो आप एक बार ये डेटा जो है देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। देन एक दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है सेक्शन वो है सोननगर। सोननगर जो पड़ता है ये जो वेस्ट बंगाल में है, और दानकुनी जो वेस्ट बंगाल में है, और जो सोननगर दानकुनी वाला सेक्शन है ये कितना सेक्शन है 538 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि क्योंकि सोननगर दानकुनी वाला सेक्शन है वो किस मोड पे बन रहा है, पीपीपी मोड पे, यानी कि इसमें सिर्फ डीएफसीसीएल जो है ना वो अपना पैसा नहीं लगा रही है, गवर्नमेंट है ना जो इसके अलावा गवर्नमेंट भी पैसा लगा रही है इस पर, गवर्नमेंट भी पैसा लगा रही है प्लस कुछ प्राइवेट कंपनियां भी पैसा लगा रही हैं इसमें, वो पीपीपी मोड पे दिया है इसको। इसलिए पीपीपी का मतलब क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक में कौन हो गया, गवर्नमेंट यानी कि डीएफसीसीएल, एंड देन प्राइवेट में कौन हो गया, जो भी फर्दर कंपनीज हैं, तो वो दोनों मिलकर इसकी फंडिंग करेंगे एंड उससे ये बनेगा। बाकी जितना भी सेक्शन है वो कौन बना रही है, गवर्नमेंट यानी कि डीएफसी अपने पैसों से। ठीक है, ओके, तो ये अभी आपको ध्यान में रखने की चीज़ है, एग्जाम में पूछ सकता है। देन हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की। एडीएफसी जो है सबसे पहले एडीएफसी का जो इनॉग्रेशन हुआ था वो 29 दिसंबर को इसका एक सेक्शन खोला गया दोस्तों। अब जो डीएफसी है, मान लीजिए ये पूरा जो है ईडीएफसी यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका लुधियाना हो गया एंड ये क्या हो गया, दानकुनी हो गया। तो ये नहीं है कि एक बार में ये सारा बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि एक बार में इतना लंबा सेक्शन बनना पॉसिबल नहीं है। तो जितने बन गया उतना तो कम से कम खोलें। तो मान लीजिए अब इतना बन गया था ये सेक्शन, इसका कुछ सेक्शन बन गया था, ये बाबूपुर है एंड ये खुर्जा है, तो इसका बीच का सेक्शन जो है वो बन के रेडी हो गया था, तो इसको जो है कमीशन कर दिया गया। फर्दर जैसे ही बाकी जो बनते जाएंगे सेक्शन तो उनके हिसाब से उनको क्या है कमीशन करते जाएंगे। ओके, सो 29 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री, उन्होंने 351 किलोमीटर 351 किलोमीटर सेक्शन जो है भाग एडीएफसी का जो भाग है उसको क्या है इनॉग्रेशन किया था, यानी कि उसको पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए खोल दिया गया है। और ये इसका स्टेशन कौन सा था, फर्स्ट ये था आपका न्यू भावपुर एंड देन सेकंड आपका न्यू खुर्जा। मैंने आपको डब्ल्यूडीएफ से बताया, तभी मैंने बताया था कि रेवाड़ी से लेकर मदार का सेक्शन जो है वो पीएम ने इनोग्रेट किया था। साथ ही साथ उसमें जो 1.5 किलोमीटर लंबी है, एक 1.5 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हॉल ट्रेन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में डबल स्टैक ट्रेन चलाई थी डब्ल्यूडीएफसी में, तो वो भी एक वर्ल्ड में अपने आप रिकॉर्ड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो चलिए चलते हैं, इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है। तो इसकी जो कॉस्ट है दोस्तों, यानी कि कितने पैसे लगाए जा सके, इस पर भी 5750 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट हो चुके हैं इस सेक्शन पे। ये जो न्यू भावपुर एंड न्यू खुर्जा वाला सेक्शन है जो पीएम ने इनॉग्रेट किया है, उस पर डीएफसीसीएल ने 5750 करोड़ रुपए जो है लगा चुके हैं। देन ऑल्सो पीएम ने इसी दिन जो है न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा के बीच में 1.5 किलोमीटर लंबी, मैंने आपको बताया था कि 1.5 किलोमीटर लंबी जो है, मान लीजिए रेलवे, अभी जो रेलवे है उसमें जो गाड़ी की जो लेंथ है वो कितनी है दोस्तों, अभी रेलवे में गाड़ी की लेंथ जो है, ये मान लीजिए इंजन हो गया, उसकी है 750 मीटर। रेलवे में कितनी है नॉर्मली 750 मीटर। एंड देन अगर आप डीएफसी की बात करेंगे तो डीएफसी में ट्रेनें कितनी लंबी चलेंगी, लॉन्ग हॉल ट्रेनें जो है 1.5 किलोमीटर यानी कि 1500 मीटर की एक ट्रेन होगी। तो सोच लीजिए एक तो लोड कैपेसिटी से यहाँ ज़्यादा हो गई क्योंकि डबल वैगन जाएंगे, और डब्ल्यूडीएफसी में तो डबल स्टेक हो रहे हैं कि एक कंटेनर के ऊपर एक जो है। लेकिन एडीएफसी में दोस्तों कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से यहाँ पे डबल स्टेक नहीं बल्कि सिंगल स्टेक चलेंगे, यानी कि एक ही कंटेनर एक वैगन के ऊपर इसके ऊपर आएगा। इसमें डबल स्टेक नहीं चलेंगे, डबल स्टेक सिर्फ डब्ल्यूडीएफसी में चलेंगे। ओके, एवरीथिंग क्लियर? ओके, अगर आपको कोई भी बीच में कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे को सोशल मीडिया पे आप कनेक्ट होकर वहाँ पे आपको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं जब भी टाइम मिलेगा आपको इस चीज़ के बारे में बता दूँगा। सो उसी दिन सेम डे अपने जो पीएम हैं उन्होंने एक ओसीसी यानी कि ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर, इसको बोलते हैं ओसीसी, ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर। ये कहाँ है, एडीएफसी का जो अलग अलग जो डीएफसी है उनका कंट्रोल सेंटर अलग अलग है। डब्ल्यूडीएफसी का दोस्तों कहाँ था कंट्रोल सेंटर, आपने पढ़ा हो तो डब्ल्यूडीएफसी का अहमदाबाद था। ठीक है, अहमदाबाद जो था वो डब्ल्यूडीएफसी का कंट्रोल सेंटर था। एंड एडीएफसी का कहाँ है, प्रयागराज। प्रयागराज में अगर कोई रहता है तो उसको पता होगा डीएफसीसीएल का कंट्रोल सेंटर का। और डीएफसीसीएल में कंट्रोल सेंटर में दोस्तों अराउंड 250 लोग जो है वो जॉब करेंगे एक साथ। इतना बड़ा वो जो है, मैं आपको उसकी पिक्स भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। इतने ज़्यादा हैं, 250 से लेके इससे भी ज़्यादा मैन पावर रहेगी वहाँ। और वहाँ पे जो है आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अगर कोई कंट्रोल ऑफिस में जाता है तो आप वहाँ देखेंगे तो उसके पीछे ही जो कंट्रोल ऑफिस के पीछे ही क्वार्टर बने हुए हैं सारी जगह, तो वहाँ पे आपको ये सब फैसिलिटीज़ भी हैं। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो ओसीसी है जो एशिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट या वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड का जो है सेकंड जो है सबसे बड़ा कंट्रोल सेंटर है एंड एशिया का सबसे बड़ा। तो ओसीसी प्रयागराज जो है यानी कि ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर प्रयागराज है, ये
दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा कंट्रोल सेंटर है एंड एशिया का फर्स्ट। अब जो बात आती है कि DFCCL में जो मैक्सिमम परमिटेबल स्पीड है वो परमिशेबल स्पीड कितनी है, एक गाड़ी जो है वो किसी भी दो स्टेशन के बीच में कितनी स्पीड से चल सकती है, 100 kmph से। ओके सो और मैक्सिमम जो लोड कैपेसिटी है ट्रेनों की वो कितनी है, 13,000 टन एक साथ लेके जा सकती है। यानी कि ये मानो कि आप 400 जो कंटेनर है वो एक साथ लेके जा सकती है 1.5 किलोमीटर जो लंबी ट्रेन है। देन मैं आपको एक बताने वाला हूँ, मान लीजिए कोई आपको पूछ ले कि किसके द्वारा बनाए हैं, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यानी कि DFCCL ने है, उसने इसको जो सारे DFC को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। जैसे कोई भी आजकल गवर्नमेंट का कोई काम होता है तो उस पर टेंडर निकलते हैं, तो जो टेंडर में सबसे ज़्यादा फाइल किया वो इन लोगों ने किया, तो इनको वो टेंडर मिला DFC को बनाने का। L&T जो है वो किस में काम कर रही है, WDFC सेक्शन में। एंड देन आपके टाटा एंड एल्स्टोम किसमें, ADFC सेक्शन में आपका काम किया है इन्होंने। ओके इन्होंने सारे ट्रैक वगैरह जितने भी हैं बनाए हैं। तो ये जो है WDFC और EDFC के जो है कॉन्टैक्ट हैं। देन में अब हम बात करें कि सैलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं, DFC के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, तो हम उसकी एक बार बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एक बार आप थोड़ा सा एक्टिव होकर इस चीज़ को देखिएगा कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एग्जाम में कि DFCCL में जो है DFC में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन है, जो लॉन्ग होल ट्रेन है WDFC में। मैंने आपको बताया कि WDFC में वो डबल स्टैक चलेगी, यानी कि वैगन के ऊपर वैगन वाला, कंटेनर के ऊपर कंटेनर वाली ट्रेन। और देन जो ADFC है उसमें कौन सी चलेगी, सिंगल स्टैक। ओके तो EDFC में सिंगल स्टैक चलेगी। और जो मालगाड़ी की लेंथ कितनी होगी यहाँ पे मैक्सिमम, वो 1500 किलोमीटर जो है उस लेंथ की गाड़ियाँ चलेंगी। देन एक ये जो है रो वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। रो क्या होता है, इसका मतलब होता है रोल ऑन एंड रोल ऑफ। रोल ऑन रोल ऑफ में क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपके पास कोई ट्रक है या आपके पास कुछ गाड़ियाँ हैं, कुछ जगह पे कुछ पोर्ट पे आपने देखा हो कि रो सर्विसेज है, जैसे गुजरात से लेकर मुंबई तक रो सर्विसेज है। उसमें क्या होता है कि आपकी गाड़ी है, कोई ट्रक है, तो वो आपको शिप पे लोड करवाते हैं एंड देन आपको वाटर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से आपको दूसरी जगह छोड़ते हैं। जिससे क्या होता है कि उस ट्रक का और एक बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं एक ही शिप पे जाएंगे तो पेट्रोल भी बचेगा, इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी कम होगा। उसी हिसाब से DFCCL ने भी जो है अब क्या किया है कि इन्होंने जो WDFC है इसमें रोल एंड रो सर्विसेज जो है वो स्टार्ट किए हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो एक ट्रेन है, इस पूरी ट्रेन के ऊपर, ये मान लीजिए ट्रेन है, इसके ऊपर जो ट्रक है, ये मान लीजिए ट्रक है, ये ट्रक है, तो इनको क्या करेंगे, यहाँ से जो ट्रकों में लोड करेंगे सामान वहाँ से पोर्ट से, और सीधा जो है इनके वैगनों के ऊपर जो चढ़ा देंगे, ट्रेन के वैगनों के ऊपर। ठीक है, अब मान लीजिए ये ट्रेन गई मुंबई से चली और इसको खाली होना है दिल्ली में। अब एक बात सोचो आपकी, अगर ये ट्रकों में भर के चढ़ाते सीधा आगे, अब दिल्ली में जैसे ही पहुंचेगी तो सीधा ट्रकों को उतार लेंगे, ट्रकों को सीधा जहाँ पे सामान भेजना है वहाँ भेज देंगे। तो ये क्या रो सर्विस, जिसमें क्या है जो व्हीकल्स हैं यही उसके ऊपर जो रख दिए जाते हैं और जो एक साथ ये सामान ले आता है। अगर मान लीजिए ये ट्रक नहीं करते, इसमें जो सामान लोड होता है वो मान लीजिए इनके वैगनों में भरते, तो फर्स्ट क्या होता है, यहाँ पे पहले वैगन में डालने का इनका कॉस्ट हो गया। ठीक है, फिर ये दिल्ली पहुंचती तो दिल्ली में बाहर ट्रक खड़े रहते, तो उनसे वैगन से निकाले वापस ट्रक में लोड करो फिर लेके जाओ। तो क्या होता कि डबल यहाँ पे देखो आपको जो लेबर कॉस्ट है वो डबल लगे ना यहाँ पे कि ले जाओ लाओ। तो इससे अच्छा है कि आप ट्रक में पहले ही लोड करके वैगन पे चढ़ा दो, जैसे ही वहाँ पहुंचे सीधा ट्रक को ही अगले रिमोट या किसी भी डेस्टिनेशन पे ले जाओ, जिससे क्या है पोल्यूशन भी कम होगा और आपका लेबर कॉस्ट भी बचेगा। सो इससे आपकी डिमांड में जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो भी बहुत कम हो जाएगी काफ़ी हद तक। सो रो सर्विसेज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि रो क्या होता है। रोल ऑन यानी कि उस पर ऑन रोल करना गाड़ी पे एंड देन रोल ऑफ कर देना डेस्टिनेशन पॉइंट पे। ये जो पहले इससे पहले DFC रेलवे से पहले सुविधा कौन देता था, कोंकण रेलवे ने कोई रेलवे सर्विसेज स्टार्ट की थी, अब जो DFCCL ने अपनी शुरू कर दी थी। देन मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो लोड है टन कितना कैरिंग कैपेसिटी हुआ है 13,000। साथ ही दोस्तों भारत ने अभी विश्व का वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंजन बनाया था, वर्ल्ड पावरफुल इंजन। ठीक है, और उसका नाम क्या था, WDG-12, यानी कि 12,000 हॉर्स पावर का था ये इंजन। ठीक है, और ये कहाँ बना था, ये जो मधेपुरा है ये बिहार में है दोस्तों। यहाँ पे जो है ये इंजन को बनाया गया था। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो विश्व का सबसे शक्तिशाली इंजन है ट्रेन का, उसका 12 कितना हॉर्स पावर है, 12 हॉर्स पावर WDG-12 नाम है, और वो मधेपुरा बिहार में जो है उसको बनाया गया था। देन आपसे पूछ सकते हैं कि एवरेज गुड्स की जो है गुड्स ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी है DFC में, तो वो है दोस्तों 75 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड है। और जो मैक्सिमम स्पीड मैंने आपको बताई थी कितनी स्पीड से चलेंगी, 100 kmph से। ओके, और आपको एक और जो की पॉइंट ध्यान में रखना है इसमें कि जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्रोल सेंटर एंड एशिया फर्स्ट, ये कहाँ है, प्रयागराज में, OCC। और ये OCC किसका है, प्रयागराज वाला, ये ADFC का कंट्रोल सेंटर है। WDFC का कंट्रोल सेंटर कहाँ पे है दोस्तों, अहमदाबाद में। ठीक है, ओके, सो एक बार हम मैप देख लेते हैं इसका, कि मैप से आपको बेटर समझ में आएगा कि किधर से स्टार्ट हो रहा है किधर पे खत्म हो रहा है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपको दिखा रखा है, ये देखिए वडोदरा रेवाड़ी, देन वडोदरा से JNPT, रेवाड़ी दादरी पृथला। अभी देखिए दादरी क्या इनका दोनों का जंक्शन पॉइंट हो गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है
कि जो जंक्शन पॉइंट है, यानी कि दोनों सेक्शन का मीटिंग पॉइंट है दोनों कॉरिडोर का, वो कहाँ पे है? वो दादरी। इंटरचेंजिंग पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे जो है आपका सामान इस सेक्शन में आके इधर भी भेज सकते हैं, इधर भी भेज सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आपका ADFC चालू होगा। आप पोस्टिंग की पूछ रहे थे कि तो दोस्तों यहाँ पे जो टुंडला से लेके जो ये वाला सेक्शन है खुर्जा वाला, तो ये स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे किसी का घर है तो आप पूछ सकते हैं कि DFC सेल में इधर के स्टेशन पे उनको पोस्टिंग बहुत लोगों को मिली हुई है। तो अगर आपका इस लाइन में किसी का घर है रोड पे, तो उनको फ्यूचर में चांस है कि यहाँ पे पोस्टिंग मिल जाए। सिमिलरली अगर EDFC से कोई है तो उसको ये जो आप देख लीजिए रूट इनमें किसी का घर है तो हो सकता है उनको भी आपको फ्यूचर में यहाँ पोस्टिंग मिल जाए। पोस्टिंग जो दोस्तों 3 जगह ही मिल पाती हैं, 3 या 4 जगह मान लीजिए। पहला है हेड ऑफिस यानी कि दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। सेकंड आपका यूनिट ऑफिस, यूनिट का मतलब डिवीजन ऑफिस है वहाँ। ओके, सो यूनिट ऑफिस में तो मैं आपको बता रहा था कि पोस्टिंग जो प्लेस है वो या तो हेड ऑफिस में होंगे या फिर यूनिट ऑफिस में, या फिर तीसरे आपके हैं स्टेशन पे, जो वेरियस स्टेशन है फील्ड में उनके, या फिर आपको जो OCC मैंने बताया कि फ्यूचर में OCC में भी बहुत लोग जाएंगे। तो मैं आपको EDFC और WDFC के बारे में बता रहा था। तो ये आप देखिए, एक बार मैप देख लेना, अपने दिमाग में बिठा लेना। इधर से देखिए लुधियाना से चल रहा है अम्बाला के सहारनपुर, मेरठ, खुर्जा, टुंडला, कानपुर, इलाहाबाद, सोननगर, मुगल सराय, बिहार के सोननगर से जो है, और अंदाल और ये दानकुनी, ये पश्चिम बंगाल तक आ गया है, ठीक है। तो ये आपका EDFC वाला सेक्शन हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया? WDFC वाला सेक्शन हो गया। ओके, इधर से आप देख लीजिए WDFC और दादरी से चल के। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। देखिए PPP मोड पे इन्होंने दिखा भी रखा है, डॉटेड 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 है। ओके, सो ये आपका DFC सेल का जो बेसिक हिस्ट्री थी ADFC एंड WDFC की, वो मैंने आपको बताई। फर्दर जो इसमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ अचीवमेंट्स हैं DFC सेल के, या फिर कुछ करंट से रिलेटेड में, जो वो मैं आपको एक वीडियो बना के और करवा दूंगा। मोस्टली क्वेश्चन जो है DFC में आपको इसी से देखने को मिलेंगे, ऐसी मेरी आशा है।